नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव के सिलवासा में 2500 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात में सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्त अभियान का शुभारंभ करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने तमिल साहित्य क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल और जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। और भारत के आयुष शेट्टी फ्रांस में चल रहे ऑर्लियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन, दीव और दादरा नगर हवेली के सिलवासा में 2500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने सिलवासा में 450 बिस्तरों वाले नमो अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में 1075 करोड़ रुपए की 25 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी दमन में 300 बिस्तरों की क्षमता वाले मारवाड़ अस्पताल के 4 ब्लॉकों के निर्माण, खानवेल में एक उप जिला अस्पताल, दमन में राष्ट्रीय राजमार्ग 848B का चौड़ीकरण, 12 नए स्कूलों का निर्माण और दमन और द्वीप में सड़कों के विकास सहित 13 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। शाम को प्रधानमंत्री सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ करने के लिए गुजरात के सूरत जाएंगे। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर श्री मोदी नवसारी में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री 25,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की 2.5 लाख महिलाओं को 450 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता वितरित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। थक्कोलम में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CIFS के 56वें स्थापना दिवस पर जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। गृह मंत्री ने कहा है कि तमिलनाडु ने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सरकार ने राजदायित्व चलाने की गौरव को मान्यता दी है तथा उनके नाम पर CISF क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र का नाम रखा गया है। उल्लेखनीय ये भी कहा है कि तमिल भाषा में मेडिकल की पढ़ाई शुरू न करने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की आलोचना की। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोप के साथ मेलजोल बढ़ा रहा है। आयरलैंड के डबलिन यूनिवर्सिटी कॉलेज में अपने भाषण में डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ लगभग 23 वर्षों से मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। श्री जयशंकर ने उम्मीद जताई है कि ये प्रक्रिया इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस दशक के अंत तक ये निश्चित रूप से तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत और आयरलैंड के बीच व्यापार का स्तर बहुत मजबूत है और दोनों देशों की अग्रणी कंपनियों ने एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं में उपस्थिति दर्ज की है। आज जन औषधि दिवस है। जेनरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने इस पहल का समर्थन करने के लिए पूरे देश में सप्ताह भर की गतिविधियां आयोजित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन औषधि दिवस लोगों को उच्च गुणवत्ता और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण दवाएं अब देश के हर कोने तक पहुंच रही है और जन औषधि मॉडल अब दुनिया को प्रेरित कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना अच्छी भी सस्ती भी मंत्र के साथ सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के दौर का उल्लेख करते हुए कहा है कि ये पहल सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक भारतीय को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि यह पहल करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में वरदान साबित हुई है।
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2008 के 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उसने भारत में प्रत्यर्पण रोकने की मांग की थी। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा ने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के लिए आपातकालीन अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि भारत को उनका प्रत्यर्पण यातना के खिलाफ अमेरिकी कानून और संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन होगा। याचिका में मेडिकल रिकॉर्ड का हवाला दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि उसे कई गंभीर और जानलेवा रोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में राणा के प्रत्यर्पण की मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारबाडोस सरकार और लोगों के प्रति आभार प्रकट किया है। बारबाडोस सरकार ने कोविड के दौरान श्री मोदी के योगदान को सम्मानित करने के लिए उन्हें ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार प्रदान किया। श्रीलंका की नौसेना ने कल मछली पकड़ते समय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करने के आरोप में तमिलनाडु के पनबन में 14 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया। रामेश्वरम मछुआरा संघ के अनुसार हिरासत में लिए गए मछुआरों की जांच के लिए मन्नार नौसैनिक अड्डे ले जाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में धनशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत WUTC समूह के प्रमोटर आशीष भल्ला को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सुनियोजित साजिश के तहत हजारों निवेशकों से धोखाधड़ी की गई है। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय ने जोजिला दर्रे के 0 पॉइंट पर स्लेजिंग और स्नो स्कूटर के प्रयोग सहित सभी व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा न्यायालय ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्षेत्र में पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक से संबंधित सामग्री के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तेलंगाना के नगर कुर्नूल में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक नहर में 22 फरवरी को फंसे 8 लोगों को बचाने के लिए बचाव दल एक डॉग स्क्वाड में शामिल किया गया है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार डॉग स्क्वाड आज सुबह सुरंग के अंदर फंसे लोगों का पता लगाने के लिए गई थी। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने का पूर्ण प्रयास कर रही है। मैसूर आकाशवाणी केंद्र की आज 90वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर आज एक समारोह आयोजित किया जा रहा है। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पौड़ीवाल गौर सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम नूडी नड्डा संगम का उद्घाटन करेंगे। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को समर्पित इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा कम करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के सहयोग से अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। 2 दिन के सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से करीब 1000 अधिवक्ता भाग लेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज नई दिल्ली में खेल गांव के पास अमृत जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया। मीडिया से बात करते हुए श्री सक्सेना ने कहा कि ये पार्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वायु गुणवत्ता में सुधार और शहर में हरित आवरण को बढ़ाने की प्रतिबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मौसम विभाग ने आज कोंकण, गोवा, केरल, माहे, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और यनम में अलग अलग स्थानों पर गर्म और आर्द्र परिस्थितियों की अनुमान व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि इन क्षेत्रों में गर्म और आर्द्र मौसम की स्थिति कल तक जारी रहेंगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में कुछ हिस्सों में आज बिजली गिरने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिमी मध्य भारत और गुजरात में अत्यधिक तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, लोअर सियांग, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, लोहित और चांगलांग जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। IMD ने अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। और बैडमिंटन में भारत के आयुष शेट्टी फ्रांस में चल रहे ऑर्लियंस मास्टर्स टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला आज शाम डेनमार्क के रास्मस गेमके से होगा।
विश्व रैंकिंग में 48वें स्थान पर मौजूद शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के जेसन गुनावान को पराजित किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।